हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि भटनागर। तो आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना ही पढ़ा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का एकदम अलग कॉन्सेप्ट था, है ना। उसमें क्लाइमेट था और सॉइल वगैरह था। ज्योग्राफी हो गई स्टडी किसकी, हमारे ग्लोब की। ठीक, अब हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं और सिविक्स पे आते हैं। तो ये हम लोग अभी 12th में हम लोग मेन किसकी बात करें, 12th 11th और 10th में मेन हम लोग किसकी बात करते हैं हिस्ट्री में, इंडिया की। ठीक, हमारी इंडिया की हिस्ट्री होती है। अभी जो हम लोग पहले हिस्ट्री पढ़ते आते हैं वो होती है थोड़ी मॉडर्न, यानी कि जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गई, तो वो इंडिया के बाहर की है। 10th में है वो सब चीज़ें, लेकिन आगे चल के हैं। पहले हम लोग ने इंडिया का पढ़ा था, है ना। तो वही हम लोग सिविक्स में पहले किसका कंटिन्यू करेंगे, इंडिया का करेंगे आज स्टार्ट। ठीक है, तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है। जितना अभी तक हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा है इंडिपेंडेंस यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, उसमें हम लोग को क्या समझ में आया कि जो रूल था वो सबकी मर्जी से नहीं था, है ना। हम लोग ने आज अभी तक इतना समझा है। ठीक, और हम लोग ये प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि राजा रूल करते थे। अब राजा कैसे रूल करते थे, उनका जो आगे आने वाली पीढ़ी थी, अब उसके बाद वो लोग राजा बनते थे। तो इस तरीके से रूल करते थे, मोनार्की, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो मोनार्की यूज़ होती थी पहले, मोनार्की सिस्टम चलता था। अभी भी कुछ कुछ जगहों पर मोनार्की होती है, मतलब मोनार्की सिस्टम यूज़ होता है। और सारी जो कंट्री हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सारी डेमोक्रेसी पे नहीं है, कुछ कुछ है और कुछ कुछ पे मोनार्की है। ठीक है, तो अब जो हमारी इंडिया है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की, वो किसकी है, कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, तो जो गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है, वो जब जनता के थ्रू, जब पीपल ऑफ इंडिया जब किसी भी कंट्री के लोगों के थ्रू इलेक्ट की जाती है, तो वो हो गई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, दूसरी बात, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उस हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में सुना ही होगा, तीन चीज़ें, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ऐसे करके हम लोग ने सुना है फेज ना। तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वही रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जो लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जब इंडिया हमारा ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश रूल में था, तब किसकी सारी चीज़ें चलती थी, ब्रिटिश की चलती थी, इंग्लैंड की चलती थी, ब्रिटेन की चलती थी, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो हम लोग रूल हो रहे थे, वो अब रूल किसके पास चला गया था, क्राउन पे, यानी क्वीन विक्टोरिया के पास, है ना। जब क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया था, जब ब्रिटेन में रूल पहुंच गया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो हम लोग कंट्रोल जो हो रहे थे, जो हम लोग में रूल्स थे, वो सारे किसके लगे हुए थे, विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया के लगे हुए रूल्स थे। ठीक, जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंस जब हम लोग को मिली, ठीक, इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, यानी जब ब्रिटिशर से हट के हम लोग एक अलग कंट्री बनी, तो हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन बुक हम लोग की एक लिखी गई। ठीक, अब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल्स हैं, रूल्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब चीज़ें आखिर है क्या क्या, मेनली ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। ठीक, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसका किसका हाथ था, किन किन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसमें। दूसरी चीज़ ये कि कौन कौन से फेमस पीपल थे, लीडर्स थे, जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए उस बुक में अपने रूल्स लिखने के लिए, जो हम लोग हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही डिपेंडेंट है हमारी इंडिया, हमारी गवर्नमेंट। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सिटीज़न है इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करता है ना, उसके सारे रूल्स को मानता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंडिया को गवर्न करने में, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक, गवर्नमेंट की भी पावर्स, जो गवर्नमेंट पावर यूज़ करते हैं उसकी भी लिमिट होती है। हाँ, जो जनता पावर यूज़ करती है उन सब की भी लिमिट होती है। अब वो सारी लिमिट कौन तय करता है, कब से तय होती आ रही हैं, वो सब है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हो गई, हम लोग सिविक्स में बेसिकली पढ़ते क्या है, सिविक्स में, लीगल में, ये सब तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हो गई।
अब मेन हम लोग का जो एम है वो चैप्टर में वो देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है पहले तो, द यूनियन पार्लियामेंट। अब हम लोग ने देखा है कि टीवी वगैरह में, न्यूज़ में, जैसे डीडी नेशनल हम लोग देखते हैं, उसमें ज़्यादातर पार्लियामेंट की खबरें आती रहती हैं, है ना। तो अब पार्लियामेंट है क्या चीज़, एक्चुअली पार्लियामेंट है क्या, हम लोग आज वो देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट पहले है क्या उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक बार रीड करते हैं फिर समझेंगे। डिनोट्स दैट सेंट्रल अथॉरिटी, अब ये एक अथॉरिटी यानी पार, एक पार डिनोट करता है किसकी, सेंट्रल, यानी कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी पार को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद विच मेक्स लॉज, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंसिडर्स इशू कंसर्निंग सिटीजन एंड पासेस द नेशनल बजट। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात अलग हो गई, मेन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की, ठीक। अब पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट है सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल पावर है, ठीक। विच मेक्स लॉज, अब ये क्या करता है, लॉज बनाता है। जैसे कोई बिल पास होता है, अब कोई भी बिल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इतने सारे जो आर्टिकल पास होते हैं, बिल पास होते हैं, वो ऐसे ही तो है नहीं किसी एक पर्सन ने बस बोल दिया कि ये होगा और वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। काफ़ी सारे लेवल्स में वो चीज़ गुजरती है, काफ़ी सारे लोगों के सिग्नेचर्स ज़रूरी होते हैं, और जो सबसे मेन सिग्नेचर होता है वो होता है प्रेसिडेंट का, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के पहले प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ज़रूरी होता है, उनके सिग्नेचर के बिना कोई भी एक्ट या तो बिल पास नहीं होता, ठीक। तो मेक्स लॉज, अब ये लॉज भी बनाता है पार्लियामेंट, ठीक। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द यूनियन काउंसिल, अब ये यूनियन काउंसिल के जो मिनिस्टर्स हैं उस पर कंट्रोल रखता है, उनको चेक करता है कि ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक। कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। कंसिडर इशू कंसर्निंग सिटीजन्स एंड पासेस द नेशनल बजट, अब ये कौन कौन से इश्यूज देखता है, कौन कौन से इश्यूज को संभालता है, जज करता है, जो सिटीजन्स के हित में होते हैं उनको पहली बार देखता है, जो उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ इनजस्टिस होता है, उन सब पे पार्लियामेंट नज़र रखता है, ठीक। अब नेशनल बजट को भी पार्लियामेंट ही देखता है। काफ़ी सारे एक्ट होते हैं, लॉज होते हैं जिनके थ्रू ये सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं, ठीक। अब आउट पार्लियामेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन या तो गवर्नमेंट कोई भी चीज़ है, डेमोक्रेसी ऑल्सो, ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट के अलावा ये मतलब ये सब चीज़ें, इनके अलावा ये और क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग को ये हक है कि हम लोग अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं, हम लोग लड़ें, क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। हर एक इंसान को हर एक राइट मिला है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब उस राइट का कोई इंसान अगर गलत यूज़ करता है तो भी उसको सज़ा मिलेगी, और अगर वो राइट वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, किसी ने उसको वो राइट नहीं यूज़ करने दिया, जैसे कोई दबा रहा है, तो भी उसको हक है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो ये सारी चीज़ें किन सब चीज़ों के अंदर आती हैं, पार्लियामेंट के अंदर और डेमोक्रेसी और उसके अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक। अब उसके बाद अब ये सेटअप कैसे है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेटअप कैसे है, तो आपने मे भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो रूल्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, और सारी चीज़ों का अलग अलग फंक्शन है, जुडिशरी का अलग है, लेजिस्लेटर का अलग है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का अलग है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन दी कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि अब कोई इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसको कोई कुछ टोकेगा नहीं क्योंकि वो राजा हैं, ऐसा नहीं है। अब अगर कोई भी इंसान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको भी आजकल लोग क्रिटिसाइज़ करते ही हैं, क्यों, क्योंकि लोगों के पास हक है अपनी आवाज़ उठाने का और लोगों को बताने का कि क्या गलत है क्या सही है, और ये हक किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक। और गवर्नमेंट ने ही दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक सेटअप है, जैसे कि 3-4 लेवल में गवर्नमेंट डिवाइड होती है, वो सब क्या है। और फेडरल सेटअप इन्वॉल्व द डुअल गवर्नमेंट, अब डुअल गवर्नमेंट इन्वॉल्व करता है, यानी 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक। अब वो कौन सी होती हैं वो देखते हैं।
डुअल गवर्नमेंट क्या होती है, दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कॉम्पोनेंट स्टेट्स, यानी कि एक नेशनल गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक। अब नरेंद्र मोदी है नेशनल गवर्नमेंट, ये हो गई कौन सी, नेशनल गवर्नमेंट हो गई, क्योंकि वो पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो सेंट्रल यानी दिल्ली से कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ें, सेंट्रल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया से सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, वो हो गई नेशनल गवर्नमेंट, ठीक, जो पूरे इंडिया को है। अब गवर्नमेंट ऑफ कॉम्पोनेंट स्टेट से क्या समझ में आता है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है। अब जैसे हम लोग बंगाल का देखते हैं, कोलकाता का देखते हैं, वहाँ ममता बनर्जी जी हैं, ठीक। ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो ये ऐसा क्यों है, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट दो लेवल में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, पहली नेशनल हो गई जो पूरे इंडिया को देखती है, जो पूरे इंडिया उनको मानेगा कि ये हमारे पीएम है या वट एवर इट इज़, ठीक। दूसरी क्या हो गई, जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर टाइप, है ना। तो अब वो क्या होगा, वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट रहेंगी, जिसको जैसे जैसे वोट मिलेंगे, ठीक है, उस बेसिस पे गवर्नमेंट डिवाइड होती हैं, ठीक। अब कोई रीजन से ज़्यादा वोट मिला है किसी दूसरी पार्टी को, लेकिन उसी कंपैरिजन पूरे इंडिया से ज़्यादा वोट मिला है दूसरी पार्टी को, तो ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें सेटअप होती हैं, सारे गवर्नमेंट सेट होती हैं, ठीक। इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इंडिया को यूनियन स्टेट बना दिया गया, यानी काफ़ी सारे स्टेट्स का एक यूनियन बना दिया गया, ठीक। अब इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो पीपल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और संभालने के लिए इंडिया को, गवर्नमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा गवर्नमेंट कौन से होते हैं, 3 स्टेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक। अब हम जुडिशरी का पहले बताते हैं, जुडिशरी क्या करता है, इसमें भी काफ़ी सारे एक्ट होते हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग हो सकता है अगर लीगल ले आगे तो आप लोग पढ़ें, तो ये चेकआउट करता है कि जैसे डिसीजन किसी ने लिया है, कोई भी जज ने, कोई भी कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया है अगर, और अगर किसी पर्सन को लगता है कि वो डिसीजन सही नहीं है, तो वो आगे फर्दर और जो सीनियर कोर्ट्स होंगे उन पे वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर ऑर्डर फाइनल हो गया, उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है वो इंसान, ठीक है। ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें सेट होती हैं। वो हो सकता है अगर आप लीगल लें तो आगे पढ़ें, ठीक। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, फेडरल सेटअप जो हम लोग करते हैं ऐसे, मतलब कि जो गवर्नमेंट की ऐसे सेटअप है कि डिवीज़न है और 2 टाइप की गवर्नमेंट है, उसका आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर वो क्यों है ऐसी, है ना। तो इन कंट्रीज वेयर पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रेस विद देयर ओन कस्टम एंड लैंग्वेज, अब ऐसी जगहें जहाँ पर लोग अलग अलग रेस से बिलोंग करते हैं, जैसे किसी का कलर अलग है, किसी की कल्चर अलग है, किसी का क्रीड अलग है, ऐसी चीज़ें, तो उसमें क्या होता है, लोगों को यूनाइट रखना लोगों को इकट्ठा रखना, यूनाइटेड रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो कौन सी होगी कि गवर्नमेंट जो हो वो उनके टाइप की हो, यानी वो सिलेक्ट करें कि वो कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं। तो जो फेडरल सेटअप है वो एक ओनली प्लान लगता है कि उन लोगों को यूनाइटेड हम लोग रख सके, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग देखें, एक गवर्नमेंट थी, है ना। जब एक गवर्नमेंट थी तो मोनार्की हम लोग कहेंगे उसको, है ना, ऑब्वियसली तो मोनार्की कहेंगे। अब मोनार्की में क्या होता था, लोगों को इतना हक नहीं होता था, जो होता था वो गवर्नमेंट के थ्रू होता था। अब उसमें ये भी है, कोई उन लोग का रूल नहीं है, सारे रूल उनके बनाए हुए हैं, किसी ग्रुप का रूल नहीं है, वो सारे ग्रुप एक पर्सन ने बनाए हैं। तो अब जब एक पर्सन ने बनाए हैं, वो अपने जितने भी नीचे होंगे उनके लोग, उनसे बोलेगा कि यही रूल फॉलो करो, ठीक। अब वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे लोगों को उनके बेसिस पे, जैसे कि अगर उनका कलर अलग है तो उस पर वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ हमारा, तो उसमें क्या था, कोई भी पर्सन को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी को इतना राइट नहीं है, ठीक। उसके अलावा इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अलग अलग स्टेजेस बने गवर्नमेंट के, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बनी, ठीक। और ये क्यों हुआ, जिससे कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं हमारे इंडिया में, उनको इकट्ठा रख सके, उनको यूनाइटेड रख सके, ठीक।
अब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट हैड रिकमेंडेड अ फेडरल सेटअप फॉर इंडिया। अब ये किसने किया था? ये किया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, किसने किया था? इन्होंने रिकमेंड किया था कि हम लोग ऐसे करें, गवर्नमेंट को डिवाइड कर दें, फेडरल सिस्टम हम लोग तैयार करें जिससे कि कोई भी ऑर्गन गवर्नमेंट का ज़्यादा एक्सेसिव पावर को एक्सरसाइज ना कर सके। ठीक, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये किसने रिकमेंड किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब इम्पोर्टेंस तो हम लोगों ने देख ली, इम्पोर्टेंस क्या है कि लोगों को हम लोग इकट्ठा रख सके, यूनाइटेड रख सके। अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं। तो डुअल गवर्नमेंट, अब डुअल गवर्नमेंट का क्या फीचर है, और जो दो टाइप की गवर्नमेंट हम लोगों ने देखी, सेंट्रल गवर्नमेंट और वो देखी ना स्टेट गवर्नमेंट, तो उन दोनों का आखिर फीचर क्या है वो देखते हैं। तो डुअल गवर्नमेंट दैट इज टू सेट्स ऑफ पॉलिटिकल एंटिटीज, अ यूनियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द होल कंट्री। अभी वही बात हुई ना, गवर्नमेंट ऑफ द होल कंट्री, जैसे अभी हम लोग की बीजेपी चल रही है, तो पीएम मोदी हैं, वो पूरे गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया की है, तो वो यूनियन है, हाँ यूनियन गवर्नमेंट है वो। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ दी कॉम्पोनेंट यूनिट्स, अब अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। ठीक, अब जैसे हम लोग साउथ नहीं, हम लोग जैसे ईस्ट के साइड जाते हैं, ईस्ट के साइड आसाम वगैरह में भी अलग अलग गवर्नमेंट है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो दो तरह की गवर्नमेंट कौन सी हुई, डुअल गवर्नमेंट कौन सी हुई, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे हमारे इंडिया पे गवर्न करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग कॉम्पोनेंट स्टेट पे गवर्न करेगी। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ पावर्स, ये तो हो गई गवर्नमेंट किस किस टाइप की होती है, कैसी होती हैं। ठीक, उसके पहले हमने क्या पढ़ लिया, पार्लियामेंट क्या होता है। अब हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी जो पावर है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है। ठीक, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फिर से वही आया कि पावर किसमें, किन तीन ऑर्गन में डिवाइड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों में डिवाइडेड है। द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड करेंसी, जैसे कि बाहर के जो नेशनल हम लोग की इम्पोर्टेंस है, नेशनल जो इश्यूज हैं, जैसे कि करेंसी हो गया, ठीक, उसके बाद फॉरेन ट्रेड्स हो गया, ये सब किसके अंदर आती हैं, और डिफेंस ऑल्सो, जो डिफेंस है, करेंसी है, ये सब सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें आती हैं नेशनल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक, और जैसे जीएसटी वगैरह है, तो जीएसटी वगैरह का और जो हम लोग का जीडीपी वगैरह है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, नॉट जीएसटी एक्चुअली, आई सेड इट बाय मिस्टेक, जीडीपी, जो जीडीपी वगैरह है वो हम लोग किसको ब्लेम कर रहे हैं, जो कम हो गई, ज़्यादा हो गई, सब जो आजकल चल रहा है, हम लोग ब्लेम कर रहे हैं वो किसको, नेशनल गवर्नमेंट को। ठीक, जो पूरी हमारी गवर्नमेंट है उसको हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, किसी एक को नहीं कर रहे हैं। वाई लोकल इंपॉर्टेंस, अब लोकल इंपॉर्टेंस कौन सी, जैसे स्टेट टू स्टेट है वो देखते हैं, जैसे पुलिस, ठीक, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, यानी कि जैसे पुलिस हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, लोकल इंपॉर्टेंस में आती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें लोकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा अब ये किसके अंडर आती है, ये आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक, ये आती है किसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। अभी क्या देखा हम लोग ने, दो तरह की गवर्नमेंट हो गई, कौन सी, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक, दूसरी चीज़ क्या देखी हम लोग ने, जो गवर्नमेंट है उनके भी ऑर्गन्स हैं, वो भी उनकी पावर्स जो है वो डिवाइडेड है किसमें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ठीक, अब जो फॉरेन ट्रेड्स हैं, फॉरेन ट्रेड्स जैसे कि हम लोग ने देखा जीडीपी वगैरह हो गई, हाँ जीडीपी हो गई और करेंसी हो गई, और जो नेशनल अफेयर्स हैं वो सब कौन कंट्रोल कर, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट करती है। ठीक, उसके अलावा जो जैसे हम लोग के लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल इम्पोर्टेंस हैं, वो सारी चीज़ें कौन करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने इतना देखा, आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी हम लोगों ने देखा, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, हम लोग ये सब देखा था, है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जो गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है किसके थ्रू, पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू, उनको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, तो ये सुप्रीमेसी है, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है इस समय और डेमोक्रेसी वगैरह की। ठीक, अब जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा,
सॉरी, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, दूसरी जगह कॉन्स्टिट्यूशन अलग रहेगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियाज़ जो थे वो सब भी हम लोग ने फॉरेन से ही लिए हैं, ठीक। कुछ कुछ आइडियाज़ हम लोग ने फॉरेन से ही लिए हैं, जो पहले के लोग थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका भी कंट्रीब्यूशन था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, वो सारे आइडियाज़ भी बाहर से लिए गए हैं। उसके अलावा जो अपने आइडियाज़ यानी इन द सेंस आइडियाज़ इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, इसका आइडिया लिया गया था बाहर से। और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे हमारे इंडिया के जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे फॉल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो सारे किसके थ्रू थे, जो इंडियन लीडर्स थे उनके आइडियाज़ के थ्रू थे वो सब, ठीक। और जो हम लोग के लिए आज भी काफ़ी हेल्पफुल हैं और हमेशा ही रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, और भी जो भी बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना और रिस्पेक्ट करना कोई भी सिटीज़न का बहुत बड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोल होता है कि उसको करना ही चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने देश को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार रीड कर लीजिए, मे बी आप लोग को हेल्प हो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देखते हैं क्या है। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब इन लोग को अभी जो अथॉरिटी है, जो इन लोग को पास दी गई हैं, वो सब इन लोग को किससे मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है, ठीक। उसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट एंड आर बाय एंड लार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो कोई भी एक्शंस लेगी तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करके ले रही है तो वो इंडिपेंडेंट है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कुछ नहीं बोल सकती, ठीक। उनकी भी अलग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अलग पावर है, सबकी अलग अलग पावर है, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन किसको फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको फॉलो करके अपना कोई भी डिसीजन वो लोग ले सकते हैं, ठीक। दे आर फ्री। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल स्टेट होती है, फाइनल पोजीशन होती है, लेवल होती है किसी भी डिसीजन की, किसी भी जस्टिस की, यानी कि हम लोग कोई भी जस्टिस के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए कहाँ जाते हैं, कोर्ट के पास। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसका अमेंडमेंट होगा, यानी वो चीज़ अगर फॉलो नहीं होगी तो वो लोगों के लिए इनजस्टिस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने देखते हैं एक कि किसी का प्रॉपर्टी पे कोई ज़बरदस्ती अपना हक जता रहा है, ठीक, ना उसके पास कोई पेपर्स हैं, ठीक, ना उसके पास कोई प्रूफ है, बस वो ये कह रहा है, बस अपने वर्ड से बस ये बता रहा है कि नहीं ये मेरा ही है, नहीं ये मेरा ही है। अब वो उसके पास बहुत पावर है कि वो गन वन से पूरा घर को हथियार सब कुछ है, तो जो आदमी होगा, जो एकदम बेचारा होगा, वो कहाँ जाएगा। अब उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कोर्ट के पास, ठीक। अब कोर्ट के पास जाएगा, वो क्यों जाएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका जो उसका था उसका फॉलो नहीं किया गया, यानी वो रूल ब्रेक किया गया है कि किसी, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं, प्रॉपर्टी को लेके अलग है, और हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, वो अलग है, हर चीज़ को लेके, विमेन के लिए अलग है, मेन के लिए अलग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के लिए, हर एक इशू के लिए अलग अलग आर्टिकल हैं, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। अब मैरिज को लेके अलग है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग है ना। तो अब प्रॉपर्टी की बात जब आ रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रॉपर्टी को कोई भी ऐसे किसी लिए नहीं हत्या सकता, और प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भी, उसको इनहेरिट करने के लिए भी काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अब जब वो फॉलो नहीं होगा और कोई भी इंसान ज़बरदस्ती हथियाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन
कि डिसरिस्पेक्ट होगा, उसके रूल का डिसरिस्पेक्ट होगा, रूल को ब्रेक किया गया है ना। तो वो अब क्या करेगा, जो इंसान है वो क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। कंप्लेन करने के बाद जो इंसान हथिया रहा था उसके ऊपर क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। अब केस चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, केस चलेगा। क्यों, क्योंकि उसको जस्टिस चाहिए, जिसके ऊपर जिसका घर हथियाया जा रहा था, अब उस इंसान को जस्टिस चाहिए। ठीक, तो अब वो जाएगा कोर्ट में। तो पहले लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर सबसे फाइनल जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको, जो इंसान हथिया रहा था, उसको कल्प्रिट साबित कर दिया, ये मान लिया कि हाँ वो कल्प्रिट है, तो क्या होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, उसको या तो सज़ा मिलेगी, कुछ भी जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी वो उसको सज़ा मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके वो जस्टिस मिल जाएगा किसको, जिसकी प्रॉपर्टी हथियाई जा रही थी। ठीक, तो कोर्ट ऐसे काम करता है, और कोर्ट गार्जियन तरीके काम करता है कि किसी भी इंसान का कोई भी राइट उससे ना छीना जाए। और अगर ऐसा होता है, कोई भी इनजस्टिस होता है, तो वो इंसान जाता है कोर्ट पे। कोर्ट्स के भी लेवल होते हैं। अब जैसे कोई फैमिली इशू है, ठीक, फैमिली इशू जैसे हम लोग बात करते हैं अबॉर्शन, हम लोग बात करते हैं उसकी, किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, ठीक, अडॉप्शन की बात करते हैं हम लोग। तो अडॉप्शन में क्या होता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है ना। तो उसका प्रोसीजर होता है, मैरिज का प्रोसीजर होता है, डिवोर्स का प्रोसीजर होता है, हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है। उसके लिए हो जाएगा फैमिली कोर्ट में। अलग अलग कोर्ट होते हैं। अब फैमिली कोर्ट में लॉयर्स नहीं होते हैं, फैमिली कोर्ट में काउंसलर्स होते हैं। आप ये सब आगे पढ़ेंगे। फैमिली कोर्ट में क्या होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। अगर वो मैटर वहाँ पे काउंसलिंग से सॉल्व होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो वो आगे सारे उसमें जाते हैं, आगे सारे लेवल में जाते हैं कोर्ट्स के। फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसे से करके फिर वो आगे लेवल बढ़ता है। सबसे पहले फैमिली इश्यूज़ में कौन सा कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है। फैमिली कोर्ट में लॉयर्स नहीं होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जो उनको काउंसिल करते हैं, उनको समझाते हैं कि सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो वो प्रोसीजर जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं। ठीक, ऐसे ऐसे कोर्ट्स जो है वो फंक्शन करते हैं, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मेन क्या क्या फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के है कि इफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स। अब हम लोग ने इनजस्टिस की बात कर ली, जस्टिस की बात कर ली, क्रिमिनल्स की बात कर, सब कुछ बात कर ली, प्रॉपर्टी की करी हम लोगों ने, फैमिली कोर्ट की भी करी, है ना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की। बेसिकली जिसकी बात हो रही है वो हो रही है गवर्नमेंट की। ठीक, इफ़ द सेंटर और स्टेट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स। अब दो जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर अपनी लिमिट से बाहर चले जाए, यानी अपनी अगर पावर को ज़्यादा अगर वो लोग गलत ढंग से यूज़ करें, तो क्या होगा, द फंक्शनिंग ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट विल बिकम डिफ़िकल्ट। अब अगर एक गवर्नमेंट है, वो अपने काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं मान रही है, और सारी चीज़ें अपने मुताबिक कर रही है, तो जो फेडरल सिस्टम, फेडरल सेटअप है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी गवर्न करने में। इंडिया को गवर्न करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, है ना। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और बिटवीन द स्टेट इटसेल्फ। अब अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ही कोई बात हो जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी बात होने लगती है, तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ कौन, सुप्रीम कोर्ट उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को सेटल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक, अब किसके बीच में, जो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में, और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब स्टेट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग ने अभी डिस्कस की, स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल जो है, फाइनल लेवल, वही कंट्रोल कर सकता है कि क्या डिसीजन अब लेना है, कैसे कौन सी चीज़ें चलेंगी। ठीक, वही सारी चीज़ें सेटल करता है। दिस इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को टॉप पे रखा जाता है हमेशा, कि सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसको कोई भी वो नहीं करते कि अब मतलब उसके आगे कोई कोर्ट होता ही नहीं है, तो उसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। किसी भी केस में हम लोग देखें, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ही डिसीजन होता है। ठीक, उसके बाद लोकसभा है, दी लोकसभा। हम लोग ने अभी तक पार्लियामेंट की बात कर लिया, पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब हर एक चीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं चलती, चाहे हम लोग ज्योग्राफी में नेचर की बात करें तो एक चीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है मानसून के बस रेनी सीज़न है, इवेपोरेशन से होता है, ऐसे होता है, बस नॉर्मल आपने पढ़ा। इतना तो आपने उस समय में नहीं पढ़ा था कि मानसूनल विंड्स और ये सब नहीं पढ़ा था। अब हम लोग हिस्ट्री में इतना पढ़े हैं कि हमारा ब्रिटिश का रूल था, ऐसे था वैसे था, बस हम लोग इस समय आज़ाद हो गए, ये हमारा रिपब्लिक डे है, ये हमारे इंडिपेंडेंस डे है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है हम लोग छोटे में। अब हम लोग ने हिस्ट्री में भी ये पढ़ा कि कैसे क्या था, क्या क्या कॉसेस थे, कौन कौन लोग थे, सब कुछ जाना। तो उसी तरह का हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ऐसे कंट्रोल होती है। हम लोग ने ये तो जान लिया कि वोटिंग के आधार पर होती है, डेमोक्रेसी के आधार पर होती है, सारी चीज़ें जान ली। अब उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों है? पहली बात तो हमारी इंडिया की बात है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इंडिया के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सिटीजन्स हैं इंडिया के। हाँ, दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज हैं, ये सब हम लोग को होनी ही चाहिए कि कैसे क्या क्या बना है, पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है और लोक अदालत, तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। अब किस किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे गांव में देखते हैं ग्राम पंचायत होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हर एक चीज़ के अंदर। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो आज के लिए इनफ था। हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने आज पढ़ा सुप्रीम कोर्ट क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, फाइनल इंटरप्रेटर उसको क्यों कहा जाता है, वो गार्जियन की तरह क्यों एक्ट करता है। आज हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग शुरू करेंगे जो लोकसभा है, लोक अदालत है और जो हाउस है, हम लोग वो सब शुरू करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।